नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एनसीबी की काउंसलिंग के दौरान आर्यन खान ने खाई कसम, बोले जेल से बाहर जाकर ड्रग्स को नहीं लगाऊंगा हाथ, बनूंगा जिम्मेदार नागरिक। संदीप दीक्षित ने सोनिया गांधी को दिखाए तेवर, कहा अलग गुट नहीं है G23, कांग्रेस हमारी मांगों पर करे विचार या उन्हें करे खारिज। सिद्धू ने 24 घंटे के अंदर ही किया सोनिया गांधी के फरमान का उल्लंघन, चिट्ठी लिखकर सोशल मीडिया पर की वायरल, 13 मुद्दों को पूरा करने की है मांग। धर्मांतरण गैंग के खिलाफ यूपी एटीएस को मिले बड़े सबूत, विदेशों से हुई थी 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग, उमर गौतम है गिरोह का सरगना। चीन ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका, दासू पन बिजली परियोजना का काम किया बंद, मांगा 3 करोड़ 80 लाख डॉलर का मुआवजा। सबसे पहले बात करेंगे आर्यन खान की। ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन जेल की हवा खा रहे हैं। 20 अक्टूबर को तय होगा कि उन्हें जेल मिलेगी या बेल, क्योंकि कोर्ट ने जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस बीच आर्यन खान ने अपनी आगे की जिंदगी ऐबों से दूर रहकर देश के एक जिम्मेदार नागरिक की तरह बिताने की इच्छा जताई है। दरअसल जेल में एनसीबी के अधिकारियों ने आर्यन की काउंसलिंग की। इस काउंसलिंग के दौरान आर्यन खान ने कहा है कि मैं कसम खाता हूं कि जेल से बाहर आने के बाद ड्रग्स को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। डॉक्टर साहब, क्या जेल जाते ही आर्यन की जो अकल है वो ठिकाने आ गई है कि कह रहे हैं कि ड्रग्स को हाथ नहीं लगाऊंगा? देखिए, एक स्ट्रेटजी है जी। जो एनसीबी के कानून है उसके मुताबिक 3 शर्तें होती हैं कि जिसमें किसी भी ड्रग्स के आरोपी को बेल दी जा सकती है जी। बरामदगी हुई नहीं हुई, क्या क्या आपके खिलाफ ड्रग्स पेडलिंग में आपका नाम है नहीं है, और अगर आप कंज्यूम करते हैं तो जमानत से पहले जज साहब को इस बात के लिए सर्टेन होना पड़ता है, जो कानून का दायरा है, कि ये आज के बाद से ड्रग्स को हाथ नहीं लगाएगा। वही स्ट्रेटजी है। चूंकि वकीलों से बात हो रही है, ये भी मालूम है कि ड्रग्स के जितने भी लोग पकड़े जाते हैं उनकी काउंसलिंग होती है, बातचीत होती है, क्योंकि ये बहुत ही, इसको कह सकते हैं कि बहुत ही गंभीर लत, आरोप, क्राइम में इसकी गिनती होती है। तो लोगों को सुधारने के लिए इस तरह की काउंसलिंग की जाती है। लेकिन यहाँ पे खेल कुछ और है। खेल बस इतना ही है कि बेल उसे मिल जाए, उसके लिए जज साहब के सामने ये एक पॉइंट पेश करना पड़ेगा कि हमने जो कर दिया सो कर दिया, आइंदे से हम ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आर्यन खान अपने वकीलों के बताए हुए जो रास्ते हैं उसको वो अपना रहा है, इसलिए इस तरह के बयान दे रहा है। जी डॉक्टर साहब, अब बात कांग्रेस में मची कलह पर। कांग्रेस में G23 नेता और आलाकमान के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। सोनिया गांधी ने CWC की मीटिंग में G23 के नेताओं पर निशाना साधा और कहा कि मीडिया के माध्यम से मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। इस कमरे की 4 दीवारी के बाहर क्या बात होनी चाहिए, ये CWC का सामूहिक निर्णय है। मैं ही कांग्रेस की पूर्णकालिक और कार्यशील अध्यक्ष हूँ। डॉक्टर साहब, पार्टी की कमियां गिनाने के लिए जब G23 के नेता आगे आ रहे हैं तो सोनिया गांधी उनसे खफा हो गई है। कांग्रेस में आखिर चल क्या रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी बिखराव की ओर बढ़ रही है। CWC की मीटिंग हुई, इसमें सोनिया गांधी ने 2 रणनीति को अपनाया। अपने शुरुआती भाषण में ही उन्होंने ये जो G23 के जो लीडर्स हैं, जो उनकी मांगे हैं, उसको न सिर्फ खारिज किया, उनको ये भी बता दिया कि आप लोग पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं जी। आपको मीडिया में नहीं जाना चाहिए, और जो कह सकते हैं कि बाकायदा उनकी क्लास लगा दी। अब सोनिया गांधी के सामने CWC के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, बगल में गुलाम नबी आज़ाद बैठे हुए, वो भी G23 के बहुत ही प्रबल और सबसे सीनियर मोस्ट लीडर हैं, जो कांग्रेस की भलाई चाहते हैं। वो कहते हैं कि भाई इसमें चुनाव होना चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। तो वो जो सबसे बड़ी मांग है कि कांग्रेस पार्टी को एक डायनेमिक और परमानेंट प्रेसिडेंट चाहिए,
इस पूरे डिमांड को ही खारिज करते हुए सोनिया गांधी ने एक झूठ बोल दिया। झूठ ये है कि उन्होंने कह दिया कि मैं ही पूर्णकालिक फुल टाइम प्रेसिडेंट हूं, जबकि राहुल गांधी ने जब इस्तीफा दिया था तो उस CWC मीटिंग में यह तय हुआ था कि हम एक नया अध्यक्ष चुनेंगे और तब तक के लिए सोनिया गांधी वो अध्यक्ष के रूप में काम करेंगी। तो शी वॉज नॉट अ परमानेंट प्रेसिडेंट, लेकिन यहां सोनिया गांधी ने यू टर्न ले लिया। तो इसी के ऊपर वो कटाक्ष मार रहे हैं शीला दीक्षित के पुत्र। वो ये कह रहे हैं कि अच्छा चलो, अब हम लोगों को मालूम चल गया कि कांग्रेस पार्टी में एक परमानेंट अध्यक्ष भी है, और ये जो परमानेंट अध्यक्ष है वो इस G23 को कांग्रेस के बाहर का अलग का ग्रुप ना माने। हमने कुछ मांगे रखी हैं, तो अध्यक्ष साहिबा को आदर हमारी बात मान लेनी चाहिए या फिर रिजेक्ट कर देना चाहिए। हवा में आप उन मांगों को लटका दें, वो उचित नहीं है। मतलब ये कि कांग्रेस पार्टी में अब वो दिन आ गए हैं कि जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता गांधी परिवार के तथा कथित आला कमान के खिलाफ ही इस तरह का पब्लिक बयान इन लोगों ने देना शुरू कर दिया है। पार्टी बहुत बड़ी मुश्किल में है, जिसका अंदाजा बाहर बैठे लोगों को नहीं चल सकता। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर सिद्धू की नौटंकी पर। नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक बार फिर से चिट्ठी लिखी है। एक दिन पहले ही सोनिया ने कांग्रेस नेताओं को निर्देश दिया था कि वो मीडिया से बात करने की बजाय डायरेक्ट उनसे बात करें, लेकिन 24 घंटे में ही सिद्धू ने इसका उल्लंघन कर दिया। सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में सिद्धू ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। इस 4 पेज की चिट्ठी में सिद्धू ने 13 मुद्दों को उठाया है और उन्हें 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग की है। इसके साथ ही सिद्धू ने सोनिया से मिलने का वक्त भी मांगा है। डॉक्टर साहब, अब सोनिया गांधी के जो फैसले हैं, जो वो फैसले देती हैं, उन्हीं के नेता दरकिनार करने पर क्यों तुले हुए हैं? देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं, ये नवजोत सिंह सिद्धू भस्मासुर है। ये जहां रहेगा वो शांति से, मन में उनकी अभिलाषा है कि वो पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाए किसी भी तरीके से, किसी भी पार्टी के जरिए। उनका टारगेट बिल्कुल क्लियर है कि उनको मुख्यमंत्री बनना है। अब कांग्रेस पार्टी में वो क्लियर कट आंसर उनको मिल नहीं पा रहा। चुनाव में 4-5 महीने बचे हुए हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा और तब तक कांग्रेस पार्टी अंदर अंदर से ये खबर आ रही है कि किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाने जा रही है। अब सोनिया गांधी CWC की मीटिंग करती है, वो कहती है कि भाई जो काम करना है अंदर अंदर कीजिए, मीडिया के जरिए बातचीत मत कीजिए। पंजाब में बाकायदा सिद्धू को यह कहा गया कि आपको जो भी बातचीत करनी है आप सीधे सीधे हरीश रावत जी से बात करें, वो वहां के इंचार्ज है, इंचार्ज से ही बात किया जाए। आप वहां चीफ मिनिस्टर से बात करें। सीधे सीधे हर वक्त राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी से मिलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी मिल लिए, लेकिन वो जो करना चाह रहे हैं उसको हरी झंडी नहीं मिल रही है। इसलिए वो बगावती तेवर दिखा रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो इतना बवाल क्रिएट करें। ये मांग क्या है? ये मांग खुद को पंजाब का सबसे बड़ा लीडर और किसानों के मसीहा, गरीबों के मसीहा साबित करने के लिए इस तरह की डिमांड की गई है। अब ये दोधारी तलवार है। लोग कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी के साथ भी वो जा सकते हैं, और आम आदमी पार्टी के साथ वो तभी जाएंगे जब उनका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना दिया जाए। तो अब वो उन्होंने ऐसा गेम बिछा दिया है कि अगर वो आम आदमी पार्टी में जाते हैं तो वो अटैक करेंगे कि देखिए हम तो कांग्रेस पार्टी इसलिए छोड़े क्योंकि ये तेरा डिमांड हमको पूरा करना था, ये लोग नहीं माने। अब मैं आम आदमी पार्टी में आया हूँ, मैं ये 13 पॉइंट जो है मैं इसको ये करूँगा, फ्री बिजली भी दूंगा, फ्री पानी भी दूंगा, सब कुछ फ्री कर दूंगा, तो मुझे मुख्यमंत्री बना दो। पंजाब में कांग्रेस पार्टी अपना सब कुछ गंवा चुकी है और पंजाब क्राइसिस ने एक चीज़ को साबित किया है कि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा संगठन के अंदर चल रहे उठापटक को सॉल्व करने में बिल्कुल इनकेपेबल है। जी डॉक्टर साहब,
अब बात धर्मांतरण गैंग की। धर्मांतरण गैंग के रैकेट की जड़ों को खंगाल रही यूपी एटीएस ने अहम सबूत जुटाए हैं। इस मामले में यूपी के आरोपियों के नेटवर्क खाड़ी देशों के अलावा अमेरिका और इंग्लैंड से भी जुड़े मिले हैं। इन आरोपियों को अवैध धर्मांतरण के लिए पैसे हवाला रैकेट से पहुंचाए जाते रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी एटीएस ने अब तक 100 करोड़ से भी ज्यादा फंडिंग के सबूत जुटा लिए हैं। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करते हुए एटीएस अब तक 89 करोड़ रुपए की फंडिंग की जानकारी भी दे चुकी है। और इस पूरे गिरोह का सरगना उमर गौतम है, जिसे ब्रिटिश संस्था अल-फलाह ट्रस्ट से 57 करोड़ की फंडिंग हुई थी। ये पैसा हवाला और अन्य माध्यमों से भेजा गया था। डॉक्टर साहब, धर्मांतरण गैंग को ये जो 100 करोड़ की फंडिंग हुई है, इसके सबूत भी मिले हैं और इस शहर के पीछे ये जो धंधा चलाने वाले लोग हैं, कहां तक इसके तार जुड़े हैं? देखिए, ये खबर तो ऐसी है कि अखिलेश यादव की सांस अटक गई होगी, क्योंकि धर्मांतरण एक बहुत ही पोटेंट मुद्दा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाने में कामयाब रही तो यकीन मानिए कि चुनाव में विपक्ष की पार्टियां, जिसको कह सकते कि आंसरलेस हो जाएगी। इस मुद्दे के ऊपर सारी पार्टियां बच के बातचीत कर रही हैं। वो इसलिए बातचीत बच के कर रही हैं क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि योगी सरकार धर्मांतरण के खिलाफ नहीं, बाकायदा ये मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं। ये पब्लिक में मैसेज जा रहा है। हिंदुस्तान में धर्मांतरण के खिलाफ कई राज्यों में इस तरह की मुहिम चल रही है, लेकिन उसके निशाने पे ज़्यादातर क्रिश्चियन मिशनरी होते हैं। यूपी अकेला ऐसा केस नज़र आ रहा है कि जहां सरकार मौलवी मौलानाओं के ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगा रही है। न सिर्फ आरोप लगा रही हैं, बल्कि एक के बाद एक सबूत मिल रहे हैं। और ये सबूत कैसे हैं? ये सबूत हार्डकोर सबूत हैं, जिसमें ये मालूम चल रहा है कि पाकिस्तान, आईएसआई, खाड़ी देश, इंग्लैंड, यूरोप के अलग अलग जगहों से इनको हवाला के जरिए पैसा आ रहा है। मतलब ये कि पैसे के लालच दिखाकर गरीब हिंदुओं को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जो हिंदुस्तान के कानून और यूपी के कानून के मुताबिक इल्लीगल काम है। अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। साथ ही साथ ये मत भूलिए कि पैरेलली कुछ और भी हो रहा है, इसलिए मैंने इसे इलेक्शन से जोड़ा। 500 लोगों की टीम योगी सरकार ने बना रखी है कि जो पिछले 10 साल में यूपी के अलग अलग ज़िलों में कितने लोगों ने इन लोगों के चक्कर में या अदरवाइज धर्मांतरण किया है, उसका पूरा लेखा जोखा, उसका पूरा हिसाब किताब कराने में वो जुटी हुई है। अब ये सारी रिपोर्ट एक साथ जब कंबाइल होगी कि कितने हज़ार की संख्या में हिंदुओं को मुसलमान बना दिया गया, तो ये जो सेकुलरिज्म कम्युनलिज्म का जो मुस्लिम वोट बैंक की जो राजनीति है, उसमें एक ऐसा तूफान आएगा कि अखिलेश यादव हो, प्रियंका वाड्रा हो, मायावती हो, वो समझ नहीं पाएंगी कि वो धर्मांतरण के खिलाफ बोले या धर्मांतरण के फेवर में बयान दें। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर बर्बाद हुए पाकिस्तान पर। चीन ने अपने जिगरी दोस्त पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है और दासू बांध परियोजना के काम पर रोक लगा दी है। चीन पहले अपने इंजीनियरों की मौत के बदले में पाकिस्तान से 3 करोड़ 80 लाख डॉलर यानी 285 करोड़ रुपए का मुआवजा मांग रहा था। चीन रुकी हुई दासू पनबिजली परियोजना पर काम शुरू करने से पहले मुआवजा भुगतान चाहता है। इसी साल जुलाई में पाक में एक विस्फोट होने से 9 चीनी इंजीनियर समेत 13 कर्मचारी मारे गए थे, जिसका बदला अब चीन पाकिस्तान से ले रहा है। डॉक्टर साहब, चीन तो पाकिस्तान का बहुत अच्छा जिगरी दोस्त था, अब उसी के साथ चाले चलने में लग गया है। देखिए, दोस्त किसी का नहीं है चीन अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करता है। उसको जहाँ फ़ायदा जिस चीज़ में नज़र आता है वही वो काम करता है। अब ये जो पनबिजली योजना है या फिर बहुत सारे और भी पावर स्टेशन जो वहाँ पे पाकिस्तान में चीन लगा रहा है, उसकी कहानी ये सब सी पैक का ही अलग अलग पार्ट है। सड़कें बनना कि चीन के बॉर्डर से ग्वादर तक हाईवे बनना, और साथ ही साथ दर्जनों पावर प्लांट्स बनाना, क्योंकि वहाँ पे पावर प्लांट्स जो है वो वहाँ पे बहुत ही कम है। अब बिजली भी वो बना करके देगा और सड़कें भी बनाएगा, लेकिन पैसा किसका लगेगा? पाकिस्तान का। फायदा कौन उठाएगा? चीन। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है तो पाकिस्तान पैसा कहाँ से लाएगा? तो चीन लोन देगा। लोन की
का दर क्या होगा इंटरेस्ट का, तो पाकिस्तानी कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कोई ये 17% इंटरेस्ट रेट पे लिया गया है, कोई कहता है 21% है, कोई कहता है 12% है। तो ऑन द एवरेज मान लीजिए कि 15% के रेट पे भी अगर आप अपनी परियोजना बना रहे हो जिसका फ़ायदा सिर्फ चीन को होना है, तो आप समझिए कि किस तरह के दबाव में वहाँ की सरकार और कितना भ्रष्ट सिस्टम वहाँ चल रहा है कि सारे लोग जो है इसमें कमा रहे हैं। अब घटना हो गई, मौत हो गई, चीन कह रहा है कि भाई मुझे 3 करोड़ 80 लाख के आसपास जो है हमें मुआवजा चाहिए। आपने जो आंकड़ा दिया वो इंडियन करेंसी है, पाकिस्तान के करेंसी में ये 650 करोड़ के आसपास आ जाएगा। तो अब इसको किस हिसाब से पाकिस्तान पूरा करेगा? एक तो पाकिस्तान कटोरा लेकर के पूरी दुनिया में घूम रहा है, कहीं से कुछ पैसा नहीं मिल रहा, ऊपर से चीन वाले आंख दिखा रहे हैं कि भाई चलो हम ये काम नहीं पूरा करेंगे, सब पहले हमारा जो है मुआवजा पूरा करो। तो इमरान खान की सरकार वो चारों तरफ से घिर गई है। एक तरफ हिंदुस्तान की सरकार है जिसने नाक में दम कर रखा है कि दुनिया में हर जगह पाकिस्तान बदनाम हो रहा है टेररिज्म को लेकर के, और दूसरी तरफ उसकी वजह से उसको ना IMF से लोन मिल पा रहा है, ना वर्ल्ड बैंक से मिल पा रहा है, ना दुनिया की कोई दूसरी एजेंसियां दे रही है। और अब जो आपने कहा कि सबसे प्रगाढ़ मित्र है, हिमालय से भी ऊंची और समुद्र से भी गहरी दोस्ती, उस पे भी जो है बट्टा लगते हुए दिख रहा है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।